हेलो फ्रेंड्स, आज GS3 के लिए हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इट्स इवोल्यूशन ये टॉपिक हम देखेंगे। प्लानिंग में फ्रेंड जैसे कि हम एग्ज़ाम हमारा 45 डेज़ के बाद में सपोज एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कब कौन सा पोर्शन हमें कवर करना है, कितने दिन में क्या होना चाहिए, कौन सा टेस्ट कब लिखना है, तो ये हम प्लानिंग करते हैं। तो वैसे ही हमारे इकोनॉमी में भी कुछ टारगेट अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लान आउट करते हैं कि सपोज अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है उसको कम करने के लिए प्लानिंग करेंगे। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए प्लानिंग करेंगे। फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए प्लानिंग करेंगे। तो इंडिया का एक इकोनॉमिक प्लानिंग होता है और उसमें हमें पता है कि बजट भी इसीलिए ही तो बनता है। बजट में भी क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं बजट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस तरह शुरुआत में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तब से लेके अब 2045 तक एक इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग को एक क्या किया है, शुरुआत से अब तक फॉलो किया है। और उसमें मेनली शुरुआत में हमको किसने हेल्प पहुंचाई है, तो शुरुआत में जो प्लानिंग कमीशन था उसने, और 2015 में उसको रिप्लेस करके क्या बना, नीति आयोग बना। तो बाद में नीति आयोग ने इस प्लानिंग में खूब बहुत महत्व की भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक प्लानिंग और इस इवोल्यूशन को हम समझते हैं कि कैसा शुरुआत से अब तक कैसे कैसे प्लानिंग हुआ। ठीक है फ्रेंड, हमने कल जो पहला टॉपिक समझा था वो टॉपिक क्या था फ्रेंड, तो कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सिंस वहाँ पे इवोल्यूशन देखा था हमने इंडियन इकोनॉमी का, पर यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग है। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों को डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। ठीक है, वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का इवोल्यूशन देखना था हमें, तो सेंट्रलाइज प्लानिंग वगैरह या प्री लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन जो हमने कल देखा था टॉपिक में वो, और यहाँ पे अलग इकोनॉमिक प्लानिंग हमने कैसे किया वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। इकोनॉमिक प्लानिंग एट इट्स कोर इज द प्रोसेस। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है फ्रेंड, बाय विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंटर में एक अथॉरिटी होती है और वो अथॉरिटी यूजुअली कौन होती है, तो गवर्नमेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, ये गवर्नमेंट मेनली ये सेंट्रल अथॉरिटी होती है, मेक्स और इन्फ्लुएंस की इकोनॉमिक डिसीजन। वो क्या बनाती है, इकोनॉमिक डिसीजन लेती है या किसी इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है रिगार्डिंग ये। अब इकोनॉमिक डिसीजन कौन से, तो रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस, कुछ रिसोर्सिस को एलोकेट करने के लिए, कुछ रिसोर्सिस को एलोकेट करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन को बनाती है या इन्फ्लुएंस करती है टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स विद इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम। यहाँ पे एक डिफाइंड टाइम फ्रेम फिक्स होता है कि आने वाले इतने साल में, 5 साल 10 साल, इतने में हमें कुछ स्पेसिफिक गोल अचीव करना है। सपोज आने वाले 5 साल में हमें क्या करना है, तो कि पॉवर्टी इतना रिडक्शन करना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना होना चाहिए, या हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए, या 47 तक इंडिया क्या है, डेवलप नेशन होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक डिफाइंड टाइम फ्रेम होती है और स्पेसिफिक गोल वहाँ पे अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए जो डिसीजन होते हैं उन डिसीजन को कौन इन्फ्लुएंस करती है या बनाती है, सेंट्रल अथॉरिटी। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फ्रेंड इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इट कॉन्ट्रास्ट विथ प्योरली फ्री मार्केट और लेसर। अब यहाँ पे 2 टाइप के प्लानिंग होते हैं, एक जो सेंट्रल अथॉरिटी फिक्स करती है, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है, एक दूसरा है फ्री मार्केट, प्योरली फ्री मार्केट और लेसर अप्रोच विच रिलायस ऑन मार्केट फोर्सेस टू गाइड इकोनॉमी। अब प्योरली फ्री मार्केट या इसको लेसर इकोनॉमी भी बोलते हैं, लेसर अप्रोच भी बोलते हैं। यहाँ पे जो मार्केट में जो प्लानिंग होगा वो मार्केट की इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे बनेंगे, विच रिलायस ऑन मार्केट फोर्सेस टू गाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो मार्केट में फोर्सेस कुछ होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गाइड करते हैं और वहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली बनते जानते हैं। पर यहाँ पे जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी मेनली ये इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन को। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों डिसीजन हमें समझना जरूरी है। तो शुरुआत में जो हमारा फ्रेंड इंडिपेंडेंस हमको मिला उस टाइम से लेके ऑलमोस्ट जो 5th प्लानिंग कमीशन था उस टाइम तक क्या था कि ज़्यादातर सेंट्रलाइज अथॉरिटी फिक्स करती थी। ठीक है फ्रेंड, पर बाद में धीमे धीमे क्या हुआ, फ्री मार्केट के अकॉर्डिंगली भी इकोनॉमिक प्लानिंग होने लगा। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करते हैं, तो हमने शुरुआत में बात की कि कुछ गोल्स हमें अचीव करने होते हैं। ठीक है, वो गोल्स कौन से हैं अचीव करने के लिए, तो वो हम उसके गोल्स या तो ऑब्जेक्टिव हम फ्रेंड देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है तो इकोनॉमिक ग्रोथ, कि सपोज इंडिया का हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं तो क्या हम देखेंगे इसमें कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, हमारी नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी भी बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम जो लोगों की कम है बहुत, पर कैपिटा इनकम यानी कि पर हेड इनकम बढ़ाना। हमने शुरुआत में देखा था ना, कल वाले टॉपिक में देखा था हमने कि जैसे इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ तो तब पर कैपिटा इनकम हमारी क्या थी, ओनली 250 रुपीज़ थी।
ठीक है, तो उसको बढ़ाना, क्योंकि 250 रुपीज़ एक साल में इंसान के लिए कुछ नहीं होता फ्रेंड, उस टाइम के लिए भी कुछ नहीं होता कि जब हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो उसको बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, हर हाथ को काम मिलना चाहिए फ्रेंड, क्रिएट सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्स, ताकि कोई इंसान जॉब के बिना ना रहे और जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है जितने भी, उनका सही से यूटिलाइजेशन हो, और सही से ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन रिसोर्सेज का जब यूटिलाइजेशन होगा तो वो क्या है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। और हमारा टारगेट क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी। जैसे हम ज़्यादातर वहाँ पे कि अभी भी हम फॉरेन प्रोडक्ट का हम ज़्यादा इंपोर्ट करते, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स पे हम इंपोर्ट डिपेंडेंस है, तो उसको कम करना, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री फॉर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग स्टेबल प्राइसेस, जैसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो तो स्टेबल प्राइसेस को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। प्रिवेंटिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन का प्योर उल्टा, जनरलाइज जब प्राइसेस कम होती जाती है, पहले सपोज किसी गुड्स की प्राइस 10 थी, उसकी जगह 8 हो रही है, 7 हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। तो ये डिफ्लेशन जब होता है ना फ्रेंड, वो भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब डिफ्लेशन आपकी इकोनॉमी में होगा तो वो रिसेशन में जा सकते हैं, वहाँ पे नई नई कोई इंडस्ट्रीज नहीं खुलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। उल्टा ऐसा होगा कि कहीं पे एम्प्लॉयज़ 10 है पर वहाँ पे कोई खरीदने नहीं आ रहे, तो 10 की जगह अब 2 एम्प्लॉय को निकाल देंगे, 8 एम्प्लॉय रहेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो क्या है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना जरूरी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है किसका, इकोनॉमिक प्लानिंग का। फिर क्या है, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना। एंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ है वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अब फ्रेंड यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं बोला, इक्विटेबल क्यों बोला, तो कि जितनी जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली उनको मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और कुछ लोगों के पास बहुत कम नहीं होना चाहिए, है ना फ्रेंड। तो इसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। देन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट आज भी हम देखते हैं कि कुछ जो डेवलप स्टेट है हमारे इंडिया में ही, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु वगैरह, हमने कल देखा था हमने, और जबकि यूपी एंड बिहार जैसे जो बहुत पिछड़े स्टेट है, तो उनके दोनों के बीच में क्या है, एक बैलेंस रहना चाहिए डेवलपमेंट में। एड्रेसिंग डिस्पेरिटी इन डेवलपमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है फ्रेंड। मॉडर्नाइजेशन दूसरा करवाना, एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्शन टेक्निक, हमारी प्रोडक्शन टेक्निक इंप्रूव होना। जैसे हमने बात किया कि एग्रीकल्चर में पहले क्या था, वुडन प्लाउ वगैरह का यूज़ करते थे, पर बाद में मैकेनाइज एग्रीकल्चर आया, तो वैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरह जैसे मैकेनाइज एग्रीकल्चर की और हमें जाना, वैसे ही आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी आईटी वगैरह हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हर एक चीज़ों में, डिजिटलाइजेशन आ गया, ई गवर्नेंस आ गया, तो ये सब एडॉप्ट करना। पॉवर्टी को एलिवेट करना, इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू रिड्यूस नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन में जितने लोग हैं ज़्यादा रहेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना। और क्या करना फ्रेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, तो एसेंशियल फिजिकल लाइक ट्रांसपोर्ट के लिए बनवाना रास्ते वगैरह, एनर्जी के लिए जो रिसोर्सेज डेवलप करना, सोशल में एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो ये सब फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। अब हम देखते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि शुरुआत में हमारी नीड थी उसके अकॉर्डिंगली हमने कैसा प्लानिंग किया और अभी हमारा कैसा प्लानिंग है, किस तरह हम किस वे में जा रहे हैं, ठीक है। और ये इकोनॉमिक प्लानिंग को किसने करवाया, कौन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट करता था, इसको ध्यान में कौन रखता था, कौन डायरेक्ट कर रहा था, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ये अच्छे से ये समझते हैं फ्रेंड, ठीक है। एक्चुअल हमारा जो आंसर है यहीं से स्टार्ट होता है, पर हाँ समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों जरूरी है, तो कि रीजनल ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिड्यूस, है ना फ्रेंड। तो अलग अलग जैसे हम ऊपर देखें वो ऑब्जेक्टिव हमें डिफाइन होने चाहिए। जैसे ही यूपीएससी, जीपीएससी या वेरियस स्टेट पीसीएस की हम जो प्रिपरेशन करें, क्यों, तो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना, उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए हम करते हैं प्रिपरेशन। तो वैसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग का भी ऑब्जेक्टिव होता है। अब उस ऑब्जेक्टिव को हम वो क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। वैसे इकोनॉमी में भी हम क्या करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे और कुछ नई नई मैकेनिज्म लेके आएंगे, है ना फ्रेंड। तो इस तरह हमारा एक प्लानिंग होता है। तो हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन प्लानिंग, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया।
कैसे हुआ। इंडियाज जर्नी विद इकोनॉमिक प्लानिंग इज फैसिनेटिंग। हमारी जर्नी जो रही है वो बहुत फैसिनेटिंग रही है फ्रेंड, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था, कल हमने देखा था जैसे एरा ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग, सेंटर में हम प्लानिंग करते थे और वो इंड्यूस करवाते थे, तो सेंट्रलाइज प्लानिंग का एरा था 1950 से लेकर 1991 तक का, ठीक है। और फिर लिबरलाइजेशन हुआ तो मार्केट इकोनॉमी फ्रेंड आ गई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो शुरुआत का हम समझते हैं अपॉन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जैसे हमको मिला, इंडिया ने क्या किया, फॉर्मली एडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग को एडॉप्ट किया, इन्फ्लुएंस बाय सोवियत मॉडल एंड नेहरू सोशलिस्ट लीनिंग। ये कहाँ से एडॉप्ट किया गया, हमने सेंट्रलाइज प्लानिंग क्यों एडॉप्ट किया फ्रेंड। तो इसमें एक तो हमने सोवियत मॉडल को उस टाइम जो यूएसएसआर था उनको हमने फॉलो किया था। दूसरा जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू, उनका जो लीनिंग था थोड़ा सोशलिज्म की ओर ज़्यादा था। सोशलिज्म में क्या मानते थे कि सब कुछ जो प्लान आउट करेंगे वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, गवर्नमेंट प्लान आउट करेंगी, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे तो ये नेहरू जी की सोशलिज्म की लीनिंग थी, उसकी वजह से हमने सेंट्रलाइज प्लानिंग को हमने ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट किया और उसके इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमने क्या बनाया, तो प्लानिंग कमीशन बनाया फ्रेंड। प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन कब बना, 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना फ्रेंड, ठीक है। 1950 में इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया। ये प्लानिंग कमीशन कैसी बॉडी थी, जैसे आज हम नीति आयोग है, नीति आयोग को क्या बोलते हैं, तो एक थिंक टैंक बोलते हैं, है ना फ्रेंड, थिंक टैंक, और वो बॉटम अप अप्रोच से काम करती है। तो वैसे ही ये प्लानिंग कमीशन उस टाइम पे था। ये प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी फ्रेंड। कैसी बॉडी थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखी हुई नहीं थी। आप सोचो 2015 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया फ्रेंड। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो क्या हम इसको डिसॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसीलिए उसको डिसॉल्व करके उसकी जगह रिप्लेस करके क्या लिया हमने, तो नीति आयोग लाया। तो वैसे ही प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, क्रिएटेड टू फॉर्मुलेट लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मेन पर्पज क्या था फ्रेंड प्लानिंग कमीशन का, तो लॉन्ग टर्म प्लान, जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने पड़ेंगे फ्रेंड, और उन लॉन्ग टर्म प्लान्स को फॉर्मुलेट करने के लिए प्लानिंग कमीशन को लाया गया था। और ये प्लानिंग कमीशन अलग अलग प्लान आउट करते थे, प्लान बनाते थे कि हमारी इकोनॉमी इस तरह की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इस सेक्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करो, या पॉवर्टी पे फोकस करो, या एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करो। तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म एक प्लान देते थे हमारे जो गवर्नमेंट होती थी उनको, और वो गवर्नमेंट क्या करवाती थी, उन प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती थी फ्रेंड, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन ने क्या बनाया। तो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बनाती थी। इंडिया लॉन्च सीरीज ऑफ 5 ईयर्स प्लान, 5 साल के ये 5 ईयर्स प्लान बनाती थी फ्रेंड, बिगनिंग इन 1951। 1950 में जैसा प्लानिंग कमीशन बना, उसके बाद में 1951 में फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आ गया फ्रेंड। ईच प्लान हैड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स एंड स्ट्रेटेजी। अब ये हर एक कोई प्लान बनता था फ्रेंड, उन हर एक प्लान के क्या होते थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते थे, कुछ टारगेट्स होते थे। ऑब्जेक्टिव में कि सपोज एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, इंडस्ट्री पे फोकस करना है, कौन से सेक्टर पे फोकस करना है, या पॉवर्टी रिड्यूस करना है वगैरह। अब टारगेट्स में ये होता था कि कितना हमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना है, कितना बैंक को नेशनलाइज करना है, यहाँ तो कितना हमें पॉवर्टी रिड्यूस कितना % करना है फ्रेंड, कितने लोगों को पॉवर्टी से बाहर कर लाना है फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टारगेट होते थे और उनके लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी भी होती थी कि ऐसे ही नहीं को ऑब्जेक्टिव दे दिया, टारगेट दे दिया, पर उनकी स्ट्रेटेजी तो कुछ पता ही नहीं। सॉल्यूशन क्या फ्रेंड, तो सॉल्यूशन देने का काम मेनली क्या करते, ये 5 ईयर प्लान में बनते थे फ्रेंड। और ऐसे ही हमारा सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया फ्रेंड 1951 से 56 का, हैरोल्ड डोमर प्लान बोलते हैं इसको, है ना फ्रेंड, हैरोल्ड डोमर प्लान, ठीक है। तो ये इकोनॉमी में हमने देखा है फ्रेंड, इकोनॉमी जो प्रीलिम की हम प्रिपरेशन करते हैं उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसको हैरोल्ड डोमर हम नाम वहाँ पे आता है, ठीक है। हमने यहाँ पे मेंस के एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था फ्रेंड, फोकस ऑन एग्रीकल्चर। एक तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया, क्यों एग्रीकल्चर पे फोकस किया फ्रेंड, तो हम नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे और हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, फूड शॉर्टेज ज़्यादा थी, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, फूड शॉर्टेज ज़्यादा थी और बहुत लोगों के पास न्यूट्रिशियस फूड था नहीं, खाने के लिए कुछ था नहीं। तो फूड सिक्योरिटी के मेनली उसके लिए क्या है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए होगा, तो इरिगेशन चाहिए होगा, तो इरिगेशन पे भी फोकस किया। फिर उसके लिए पावर जनरेशन पे भी हमने फोकस किया और ज़्यादातर गाँव में बिजली पहुँचाने के बाद का भी काम और उनका टारगेट रखा हमने। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट था मेन, ताकि फूड शॉर्टेज को
कम की जा सके। ठीक है फ्रेंड, फूड शॉर्टेज को कम की जा सके, उसके लिए मेनली ये टारगेट था फ्रेंड। ठीक है, अब सेकंड 5 ईयर प्लान फ्रेंड आया। सेकंड 5 ईयर उसके बाद में 56 से लेके 61, और इस टाइम भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। ये सेकंड 5 ईयर प्लान का नाम है महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल पे ये पूरा प्लान बना था, और इन्होंने मेन क्या यहाँ पे बोला कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। इस टाइम पे इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लाओ, ताकि एग्रीकल्चर पे ज़्यादातर लोग वहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है 75 to 80% पॉपुलेशन, उसकी जगह हम थोड़ा इंडस्ट्री पे शिफ्ट कर सके, और इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा वहाँ से। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइज में यहाँ पे हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। एस्टाब्लिशिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स दे दिया गया। ठीक है फ्रेंड, यानी कि पब्लिक सेक्टर को ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, और उस टाइम में बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज आई फ्रेंड। 56 में इसी टाइम में सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन भी आया 1956 में, इसी टारगेट को अचीव करने के लिए। इसका भी रोल यहाँ पे काफ़ी रहा है। थर्ड प्लान ऑनवर्ड्स, अब देखते हैं कि सेकंड प्लान तक तो यही था, थर्ड प्लान ऑनवर्ड्स क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड? तो कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में वहाँ ऑलवेज ध्यान रखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमें करना ही है, नई नई इंडस्ट्रीज तो बनानी ही है, बट ऑल्सो ऑन पोवर्टी एलिविएशन। पर साथ साथ में यहाँ पे इन्होंने टारगेट ये भी रखा कि हमें पोवर्टी है हमारे इंडिया में, उसको भी कम करना पड़ेगा। और फिफ्थ प्लान आते आते भी क्या हुआ, गरीबी हटाओ का नारा 71 में हमको पता है इंदिरा गांधी ने दिया। 71 का इलेक्शन हुआ, तब भी इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया कि गरीबी हटाओ, क्योंकि अब तक गरीबी हटी नहीं थी फ्रेंड। ठीक है, इसीलिए फिर यहाँ पे क्या प्लान था, क्या फोकस था थर्ड प्लान के बाद में? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाना एंड सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट करवाना, हेल्थ एजुकेशन वगैरह जो सोशल सेक्टर में आते हैं उनके ऊपर भी फोकस करना, ये टारगेट बाद में रहा। शिफ्ट फ्रॉम डायरेक्टिव टू इंडिकेटिव प्लानिंग पोस्ट 1980s। अब टाइम आ गया राजीव गांधी का टाइम 1980s का। पहले क्या था इंडस्ट्री पे कि पहले प्लानिंग कमीशन क्या करवाती थी, तो उनका जो फोकस था डायरेक्टिव पे था, वहाँ पे डायरेक्शन देते थे कि आप ऐसे करो, ये करो, ये करो, ये टारगेट को अचीव करो, ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। ठीक है फ्रेंड, वहाँ पे ये डायरेक्शन देते थे। पर अब क्या 1980s के बाद में ये शिफ्टिंग हुआ। शिफ्टिंग किस साइड हुआ, तो कि इंडिकेटिव प्लानिंग, अब इंडिकेट करने लगे इंडिकेटिव प्लानिंग कि इस सेक्टर में भी पर्टिकुलर यहाँ पे इतना डीप जाने की जरूरत है, आपको ये करना जरूरी है। ठीक है, हर एक माइन्यूट डिटेल में अब वो फोकस करने लगे और गाइड करने लगे। पहले वाले गाइड नहीं करते थे, टॉप डाउन अप्रोच, टॉप में बन गया और बोलते थे कि आप इंप्लीमेंट करवाओ। अब ये धीमे धीमे थोड़ा गाइड भी करने लगे, तो इंडिकेटिव प्लानिंग आया। विथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गेनिंग मोमेंटम, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मोमेंटम आ रहा था। रोल ऑफ मार्केट इंक्रीज, मार्केट का रोल क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट का रोल थोड़ा बढ़ गया। अब मार्केट की और सेंट्रलाइज प्लानिंग था पहले फ्रेंड, अब वहाँ से क्या हुआ, थोड़ा मार्केट इकोनॉमी पे हम जाने लगे। रोल ऑफ मार्केट इंक्रीज एंड प्लानिंग बिकेम मोर इंडिकेटिव। जो प्लानिंग हमारे पहले बन रहा था, जो डायरेक्टिव था, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा क्या होने लगा है, तो इंडिकेटिव बनने लगा है। गाइडिंग द प्राइवेट सेक्टर रेदर देन स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग इट। पहले क्या कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को ये ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे फ्रेंड। लाइसेंस राज याद करो, लाइसेंस राज था पहले, हर एक चीज़ों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। पर जैसे हमने कल भी बात किया था कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई, आईटी सेक्टर वगैरह के लिए थोड़े लिबरल बने ये लोग, है ना, और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ये लोग गाइड करने लगे फ्रेंड। ठीक है, अब उसके बाद में जो प्लान बने सब्सिक्वेंट प्लान्स अंटिल 1991। 1991 यहाँ पे क्यों रखा फ्रेंड, हम सबको पता है 1991 में क्या हुआ, तो 1991 में हुआ एलपीजी रिफॉर्म्स आया, इसीलिए यहाँ पे 1991 तक का बाद का टाइम रखा है कि कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन सेल्फ रिलायंस। अभी तक हमारा मेनली इन्होंने क्या एम्फेसिस पहले से जो चला रहा था, अभी तक भी इंडस्ट्री के ऊपर ही इन्होंने फोकस किया, सेल्फ रिलायंस। और इंडिया को क्या बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनाए। हमारे यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करे, तो सेल्फ रिलायंट बनवाना है थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कैसे करना है, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करो कि हमें बाहर से ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारे यहाँ पे ही वो जो चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो। एंड सिग्निफिकेंट स्टेट कंट्रोल थ्रू लाइसेंस राज, और यहाँ तक क्या था, लाइसेंस राज तो फ्रेंड था ही।
एफर्ट वेयर मेड टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन, एफर्ट किए गए पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। दो रिजल्ट्स वेयर मिक्स, पर यहाँ पे रिजल्ट जो मिलना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव रखा था, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुए। फ्रेंड, प्रीलिम का जो मटेरियल है उसमें याद करो, जो अलग अलग प्लानिंग कमीशन हुए उसमें बहुत कम प्लानिंग कमीशन ने अपने टारगेट्स जो थे वो अचीव किए हैं, सब में टारगेट अचीव नहीं हुए थे। ठीक है फ्रेंड, कुछ अंश तक वहाँ पे अचीवमेंट मिला था, कुछ अंश तक अचीव कर पाए थे, पर 100% कहीं पे सक्सेस नहीं मिली। तो ये रिजल्ट कैसा था? मिक्स था। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था 1960s में, उन्होंने कुछ हद तक एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाया और हम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बने, और बाद में आज के टाइम पे तो हम क्या है, टॉप प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड के एग्रीकल्चर में। अब ये जो प्लानिंग, अब तक प्लानिंग कमीशन ने अलग अलग 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पहले तो कैसी रही? तो कि पहले फ्रेंड टॉप डाउन अप्रोच रहा कि ऊपर से सेंट्रली प्लान एक फॉर्मुलेट हो जाते थे, प्लान्स वेयर फॉर्मुलेटेड सेंट्रली एंड उनको क्या स्टेट को बोल दिया जाता था और इम्प्लीमेंट करते थे स्टेट। अब यहाँ पे क्या टॉप डाउन अप्रोच का प्रॉब्लम क्या होता है फ्रेंड, कि एक जगह पे बनेगा पर अलग अलग स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है फ्रेंड। अलग अलग स्टेट की कैसे जियोग्राफी अलग होती है, नॉर्थ ईस्ट की जियोग्राफी अलग है, वहाँ का टेरेन अलग है, हिमालयन स्टेट का टेरेन अलग है, साउथ के स्टेट का टेरेन अलग है, अलग कुछ मतलब जियोग्राफी अलग है। कहीं पे ज़्यादा गरीबी है, कहीं पे कम है, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, कहीं पे कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, कहीं पे और कुछ नेचुरल हेजार्ड्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वहाँ पे नेचुरली आप इंडस्ट्री नहीं बना सकते। तो अलग अलग फ्रेंड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उन स्टेट को अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाने देना चाहिए, जबकि यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच होता था, सेंटर से प्लान बनते थे और स्टेट को बोल दिया जाता था अब आप इसको इम्प्लीमेंट करवाओ। तो ये प्रॉब्लम, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 100% अचीव हो, है ना फ्रेंड। तो टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलता था। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस शुरुआत में ज़्यादा था, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, क्योंकि लाइसेंस राज था। PSU वेयर सीन एज द इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह देखा जाता था पब्लिक सेक्टर इंजन को। और दूसरा क्या था, लाइसेंस राज के साथ साथ में वहाँ पे क्या था फ्रेंड, कि कुछ सेक्टर्स थे वो रिजर्व कर लिए थे पब्लिक सेक्टर के लिए, मोनोपोली उनकी रख ली थी। प्रोटेक्शनिज्म मेजर था हमारा, टेरिफ एंड नॉन टेरिफ कोटा लगा देते थे, इंपोर्ट कोटा हम फिक्स करते थे, है ना फ्रेंड। तो जिसकी वजह से बाहर से चीज़ों को हम कम आयात कर पाते थे, कम मंगवा पाते थे। एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इम्पोर्ट। अब इसका आउटकम क्या हुआ फ्रेंड? ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ मतलब धुंधला धुंधला ही रहा। ठीक है, तो आउटकम भी कुछ तो हुआ होगा। यस फ्रेंड, आउटकम हुआ। क्या हुआ आउटकम? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, क्योंकि शुरुआत से देखो हमने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया, तो इंडस्ट्रियल बेस थोड़ा ज़्यादा बना और हैवी इंडस्ट्रीज, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ इसके लिए। फूड में हमने सेल्फ सफिशिएंसी आ गई कि अब इतना तो इंडिया हो गया था ऐसा कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उनको तो फूड प्रोवाइड कर सके, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से मेनली। डेवलप डाइवर्स साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर, इंडिया में साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर भी बना साथ साथ में। इसकी वजह से हमारी इसरो जैसी या भाभा एटॉमिक रिसर्च है, बहुत सारी अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है वगैरह, उनका भी ग्रोथ हुआ। मेड स्ट्राइड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ, जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ में, ह्यूमन रिसोर्स का भी साथ साथ में डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब आउटकम हमें देखने को मिला फ्रेंड, पर साथ साथ में चैलेंजेस भी रहे, और चैलेंजेस रहे उसकी वजह से थोड़ा मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की ओर हमें जाना पड़ा। क्या चैलेंजेस? कि 1991 तक मेनली फ्रेंड ग्रोथ बहुत कम था, स्लो ग्रोथ था। कितना? 3 to 6% इतना ग्रोथ था फ्रेंड, सॉरी 3 to 6% नहीं, ये मैंने ज़्यादा बोल दिया, 3 to 4% जितना फ्रेंड, 3 to 4% जितना ग्रोथ रहा, बहुत ग्रोथ कम रहा। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, हमें पता है लाइसेंस राज था, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल था, रेड टेपिज्म ज़्यादा देखने को मिलता था फ्रेंड, रेड टेपिज्म, करप्शन ज़्यादा था लाइसेंस राज की वजह से। लेक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कहाँ से होगी फ्रेंड? प्राइवेट सेक्टर को आप आने ही नहीं देते थे शुरुआत में। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो जनरेट होते थे उसकी क्वालिटी सही नहीं होती थी। परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज। अब LPG रिफॉर्म 1991 में हुए, उसके पहले भी प्री लिबरलाइजेशन का एरा था, और उसमें रिपीटेडली 2-3 बार इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट और राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे भी याद करो फ्रेंड, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू था, परसिस्टेंट था, और ये अभी भी रह रहा था, जिसकी वजह से 1991 में क्या हुआ फ्रेंड? इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, और उसमें हमने क्या करना पड़ा? तो LPG रिफॉर्म लाना पड़ा, LPG रिफॉर्म लाना पड़ा फ्रेंड। ठीक है, तो अब क्या हुआ? 1991 तक ना हमने टाइम देखा था, अब शिफ्ट टूवर्ड्स मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी इन
पोस्ट 1991 एलपीजी रिफॉर्म। क्या हुआ? 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ। अब हमारी मार्केट इकोनॉमी थी सेंट्रलाइज प्लानिंग से कहाँ शिफ्ट हो रही है फ्रेंड? तो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की और ज़्यादा स्वरूप ले रही है। मार्केट ओरिएंटेड कैसे? तो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली सब कुछ फिक्स होगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ गया। हमारी इकोनॉमी को हमने क्या कर दिया? ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट कर दिया और ज़्यादा लिबरल कर दिया। ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज़ में अपना जो कंट्रोल था उसको कम कर दिया, प्राइवेट कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ये सब देखने को मिला यहाँ पे। सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में फोर्स रेडिकल रीइवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग स्ट्रेटेजी। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से क्या करना पड़ा? तो हमारी इकोनॉमिक जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी थी, हमको लगा कि कहीं ना कहीं ये फेल हो रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा? रीइवोल्यूट करने की ज़रूरत पड़ी फ्रेंड, रीइवोल्यूट करने की ज़रूरत पड़ी। रीइवोल्यूशन किया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमको बोला कि स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो उस टाइम में PV नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने क्या लाया? LPG रिफॉर्म लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड। शिफ्ट इन रोल ऑफ प्लानिंग। अब LPG के साथ में प्लानिंग का जो रोल था वो क्या हुआ फ्रेंड? शिफ्ट हुआ फ्रॉम सेंट्रलाइज कंट्रोल टू इंडिकेटिव प्लानिंग। हमने बात किया पहले सेंट्रलाइज कंट्रोल ज़्यादा था, वहाँ से लेके अब इंडिकेटिव प्लानिंग आने लगे। इंडिकेटिव प्लानिंग यानी अब गाइडिंग टाइप का थोड़ा हो गया। अब इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग गाइड करने लगे। प्लानिंग कमीशंस रोल ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग एन एलोकेटर ऑफ रिसोर्स। शुरुआत में क्या करते थे? रिसोर्स को ये लोग एलोकेट करते थे। तो एलोकेटर ऑफ रिसोर्सेज से लेके अब ग्रेजुअली प्लानिंग का शिफ्ट हो गया टू मोर इंडिकेटिव वन, इंडिकेटिव हो गया। सेटिंग ब्रॉड टारगेट सेट करने लगे, प्रोवाइडिंग गाइडेंस देने लगे, वाइल मार्केट फोर्सेस प्लेड अ ग्रेटर रोल। और साथ साथ में मार्केट फोर्सेस से उन्होंने भी इसमें ग्रेटर रोल निभाया अपना। ठीक है। तो इस तरह का सेंट्रलाइज कंट्रोल से लेके इंडिकेटिव प्लानिंग तक अब प्लानिंग कमीशन का जो रोल था वो ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगा। स्टेट का इंटरवेंशन LPG के साथ में कम हुआ। कैसे? लाइसेंस राज को डिसमेंटल किया गया। ओपनिंग अब सेक्टर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे, FDI और FII ज़्यादा बढ़ने लगे और मूव टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग PSUs। इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, साथ साथ में ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में भी हम ज़्यादा क्या हुए? इंटीग्रेट हुए। रिडक्शन ऑफ टैरिफ कम किया गया, ओपनिंग अप टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह। लेटर अब इसके बाद में जो 1991 के बाद में अब 5 ईयर प्लान, हमको पता है 2015 तक तो 5 ईयर प्लान तो चलते रहे, है ना फ्रेंड? 2015 तक 5 ईयर प्लान चलते रहे। तो लेटर 5 ईयर प्लान में 1991 के बाद में अब LPG रिफॉर्म के बाद में हुआ, तो उसमें क्या बदलाव हुआ फ्रेंड? तो फोकस मोर ऑन सोशल डेवलपमेंट। अब ये हुआ कि सोशल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करने लगे, एंड ह्यूमन कैपिटल पे भी ज़्यादा फोकस आने लगे। रिकग्नाइजिंग द नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब गवर्नमेंट को पता चल गया था कि यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ करना पड़ेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास फ्रेंड। समावेशी विकास का मतलब क्या है? कि कोई भी ऐसा एरिया या ऐसे लोग जो वल्नरेबल है, कोई पीछे नहीं रह जाना चाहिए फ्रेंड। हर एक रिमोट सेक्शन ऑफ सोसाइटी अंत्योदय तक लाभ किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ फ्रेंड। यहाँ पे OECD का डेफिनेशन वो हम अलग से समझेंगे जब इंक्लूसिव ग्रोथ का, जब हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है ना इकोनॉमी में, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला आएगा, तब हम समझेंगे। पर इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो तब 1991 के बाद में जो 5 ईयर प्लान बने उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया? ज़्यादा फोकस किस पे किया फ्रेंड? सोशल डेवलपमेंट पे फोकस किया, फिर किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया एंड ह्यूमन कैपिटल पे फोकस किया, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं इसके बाद में कि इसके बाद में जो 5 ईयर प्लान आया, कौन सा? 12th 5 ईयर प्लान। और इसका टाइमलाइन क्या है? ये लास्ट 5 ईयर प्लान था फ्रेंड। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? 12th 5 ईयर प्लान था, 12वां, जो 2012 से 17 था, और वो 2017 तक ही रहा। 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, तो अब कोई 5 ईयर प्लान नहीं बन रहा था। तो 12th 5 ईयर प्लान जो लास्ट वाला था वो द लास्ट फॉर्मल 5 ईयर प्लान था। ठीक है। और एंड ऑफ प्लानिंग कमीशन, यहीं से प्लानिंग कमीशन का मतलब प्लानिंग कमीशन खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। एंड इमरजेंस ऑफ नीति 2015 से प्रेजेंट तक अब क्या है? नीति आयोग है। तो नई प्लानिंग कमीशन के खत्म होते ही नीति आयोग का इमरजेंस हुआ। दिस मार्क्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन इन इंडियाज प्लानिंग अप्रोच। जो पहले सेंट्रलाइज प्लानिंग और उससे लेके बाद में जो 1991 के बाद में इंडिकेटिव प्लानिंग आया, उसमें अब सिग्निफिकेंट चेंजेस प्लानिंग इवोल्यूशन में कैसे हुआ?
तो ये नीति आयोग के साथ में हुआ फ्रेंड, ठीक है, नीति आयोग के साथ में हुआ। तो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या है फ्रेंड, डिजोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन 2014। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डिजोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इन्होंने बोला कि हम प्लानिंग कमीशन को डिजोल्व कर देंगे। क्यों डिजोल्व करेंगे, उसका रीजन क्या बोला इन्होंने, साइटिंग इट्स टॉप डाउन अप्रोच। एक तो कि टॉप डाउन अप्रोच है और वो आउटडेटेड हो गया। अब नया अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो बॉटम अप अप्रोच, नीचे से प्लान बनेंगे और वहीं पे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड इनइफेक्टिव इन ग्लोबलाइज एंड फेडरल इंडिया। आज का टाइम कैसा है, ग्लोबलाइज है, तो ग्लोबलाइज टाइम में ये सब प्लानिंग ये इतना काम नहीं करेगा क्योंकि रिलेवेंट नहीं है, इनइफेक्टिव है। एंड जैसे फेडरल इंडिया में सेंट्रल स्टेट में हार्मनी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, साथ साथ में कंपटीशन भी होना चाहिए। तो ऐसे फेडरल इंडिया में ये प्लानिंग कमीशन है इतना काम नहीं करेगा, ये आउटडेटेड हो गया, इसीलिए उसको डिसॉल्व कर दिया और एस्टैब्लिशमेंट किया। क्या, नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट किया फ्रेंड, नीति आयोग का। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नेशनलाइज इंस्टीट्यूशन है, किस लिए, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फ्रेंड। और ये कब बना, 2015 में बना, एज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक के तौर पे ये बन के आई। प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये क्या करेगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगी बाय इन्वॉल्विंग स्टेट मोर एक्टिवली इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब कुछ भी पॉलिसी बनेगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाएगा। इट प्रमोट्स बॉटम अप अप्रोच इन एडिशन टू डायरेक्शनल गाइडेंस। पहले कैसे डायरेक्शन देता था, अब बॉटम अप अप्रोच इसमें प्रमोट करेंगे। हम नीचे से प्लान करेंगे और वहीं से इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन हम दे देंगे अच्छे से। इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स अ जर्नी फ्रॉम अ हाईली सेंट्रलाइज, पहले वाले कैसी थी, हाईली सेंट्रलाइज थी, स्टेट कंट्रोल मॉडल था, एम्ड एट सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा फोकस था, एंड हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन टू अब कैसी बनी इकोनॉमी, मोर मार्केट ओरिएंटेड, डिसेंट्रलाइज बन गई। क्यों, बॉटम अप अप्रोच आ गया ना, तो डिसेंट्रलाइज एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड अप्रोच। This shift from Planning Commission to Niti Aayog signifies a fundamental change in the philosophy of economic governance. Economic governance की फिलोसॉफी में ये फंडामेंटल चेंज है। प्रायोरिटाइज क्या करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड इनोवेशन टू अचीव सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन डायनेमिक ग्लोबल एनवायरनमेंट। डायनेमिक ग्लोबल एनवायरनमेंट में एक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए नीति आयोग आया। हम नेक्स्ट रूल ऑफ नीति आयोग हम समझेंगे। अभी हमने ये इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देख लिया, इसका ही कंटिन्यूस में इसमें भी कुछ चैलेंजेस है, इसकी वजह से नीति आयोग आया है ना। ऊपर हमने जो प्लानिंग कमीशन को देखा, तो अब इसके बाद में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया। तो नीति आयोग का रूल है वो डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज फिनिश करते हैं। अगर आपको सच में पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए और लास्ट तक फ्रेंड देखिए, ठीक है। और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड।